न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। लगातार हम नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह की स्थितियां अब यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में है। आपको बता दें, बातचीत शुरू हो चुकी है बेलारूस के बॉर्डर पर। दोनों ही देशों की जो डेलीगेशंस हैं वो इस वक्त बेलारूस के बॉर्डर पर मौजूद है और वहां पर बातचीत चल रही है। लेकिन बातचीत से पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पुतिन को हिटलर बताया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के हिटलर है पुतिन। यूक्रेन के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पुतिन को हिटलर बताया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के हिटलर है पुतिन। तो बातचीत से पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान, जहां उन्होंने पुतिन को हिटलर बताया है कि 21वीं सदी के हिटलर है वो। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बेलारूस के बॉर्डर पर यूक्रेन और रूस के डेलीगेशन के बीच बातचीत होने जा रही है और इस बातचीत से ठीक पहले ये बड़ा बयान विदेश मंत्री की तरफ से आया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी के हिटलर हैं पुतिन। और आप जानते ही हैं कि हिटलर को किस तरह की उपाधि, किस तरह की उनकी इमेज है। नृशंस हत्या उन्होंने करी थी, गैस चेंबर्स बनाए थे, ऑकलैंड को कोई नहीं भूल सकता है। और इसी तरह की एक इमेज अब पुतिन की भी बनती हुई नजर आ रही है। इस सदी के सबसे बड़े विलेन के रूप में पुतिन और रूस उभर कर अब सामने आ रहे हैं। जिस तरह की बयान रूस की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाई यूक्रेन पर रूस इस वक्त कर रहा है, उससे आज का सबसे बड़ा विलेन बनने जा रहा है रूस। और इसी बीच विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने भी ये कहा है, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह बयान दिया है कि पुतिन 21वीं सदी के हिटलर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव के पास की एक जगह की ये तस्वीर है जहां पर अब रिहायशी इलाकों पर भी रूस बमबारी कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है। हालांकि पहले रूस ने कहा था कि रिहायशी इलाकों पर हमले नहीं होंगे और नागरिकों को चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, लेकिन अब रूस की जो कार्रवाई है वो बदलती हुई नजर आ रही है। रूस ने चेतावनी जारी की है कि कीव को छोड़कर तमाम जो नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, वो भी कीव को खाली कर दें। यानी कि जो राजधानी है यूक्रेन की, उस पर एकाधिकार रूस अपना बता रहा है। रूस का कहना है कि कीव में आम लोग भी अब ना रहें। और ये तस्वीरें खार्किव की, जो कि दूसरा बड़ा शहर है यूक्रेन का और बहुत अहम शहर है, खार्किव के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर रिहायशी इलाके में लगातार बमबारी हो रही है। लगातार न्यूज इंडिया तमाम भारतीय स्टूडेंट्स के भी संपर्क में है और वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें लगातार गोलीबारी की, बमबारी की आवाजें सुनाई देती हैं और उनका दिल दहल जाता है। तो जो शहर, जिन शहरों पर लगातार रूस हमला कर रहा है, उन शहरों के नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चेरनीव में हमला कर रहा है, सूमी में दूसरे दिन जो है सूमी में हमला शुरू कर दिया था रूस ने। इसके अलावा कीव पर हमला तेज हो चुका है और खार्किव में लगातार हमले हो रहे हैं। तो ये मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं वो तमाम शहर यूक्रेन के जिन पर रूस ने हमला बोला है। चेरनीव और खार्किव, कीव, सूमी, ये तमाम वो शहर हैं जिन पर हमले में कर रहा है रूस। लगातार बमबारी जारी है। ग्रेड सिस्टम का इस्तेमाल करके रूस यूक्रेन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यूक्रेन की जो सेना है वो रूस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। अगर रूस के पास 8.5 लाख के करीब सैनिक हैं, तो यूक्रेन के पास महज 2 लाख सैनिक है। और उसमें से भी लगातार जो हमले हो रहे हैं, सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। उसके बाद कितने सैनिक यूक्रेन में बचे होंगे, इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में यूक्रेन आज 5वें दिन भी जब जंग के मैदान में डटकर खड़ा है, तो सभी की सिंपैथी भी मिल रही है, जेलेंस्की को भी, यूक्रेन को भी। लेकिन आज हमने देखा कि आज जब जेलेंस्की आए, मीडिया से बातचीत की, उन्होंने रूस को एक चेतावनी भी जारी की कि रूस के जो सैनिक है वो देश छोड़ दें, देश छोड़कर भाग जाएं। उस वक्त उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो पोस्चर उन्होंने मेंटेन किया था, वो कह तो रहे थे, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ और संदेश दे रही थी। लग रहा था कि कहीं ना कहीं से वो कुछ कमजोर अब पड़ते जा रहे हैं। जो हालात उनके देश में बन गए हैं, उनको देखकर बहुत विचलित नजर आ रहे थे। तो रूस पर लगातार प्रतिबंध भी जारी हैं। जिस तरह से यूक्रेन पर हमला रूस ने बोला है, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय
समुदाय लगातार रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन ने पुतिन की संपत्ति जब्त करने की बात कही, अमेरिका ने भी पुतिन की संपत्ति जब्त करने की बात कही, फ्रीज कर दिया जाएगा तमाम संपत्ति को, और स्विफ्ट पेमेंट से रूस को बाहर किया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम इसको माना जा रहा है, क्योंकि इससे रूस की इकोनॉमी पर कुछ फर्क पड़ने की उम्मीद है। देखिए, बाकी तरह के जो भी सैंक्शंस है कि रूस के साथ बिजनेस नहीं होगा, उससे रूस की सेहत पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर होने से रूस की इकोनॉमी पर कुछ असर पड़ सकता है, इकोनॉमी चरमरा सकती है। तो यूक्रेन को फ्रांस जो है मदद पहुंचाने वाला है। तमाम जो राष्ट्र हैं वो यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कहीं से सैन्य सहायता भेजी जा रही है, कहीं से नागरिकों को निकालने में मदद की जा रही है। तो ऐसी तमाम चीजें हम देखने को हमें मिल रही हैं। और इस बीच बेलारूस बॉर्डर में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के दल में रक्षा मंत्री राजनिकोव भी शामिल है और साथ ही साथ जेलेंस्की के सलाहकार भी इस बैठक में मौजूद है। 3 लोगों का दल गया है, 3 लोगों का डेलीगेशन है यूक्रेन की तरफ से, जो कि रूस के डेलीगेशन के साथ बातचीत करने के लिए बेलारूस बॉर्डर पर पहुंचा है। बेलारूस बॉर्डर पर बातचीत शुरू हो चुकी है, बैठक शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि इस बैठक में कुछ सकारात्मक चीज निकल कर आए, जिससे कि जो यूक्रेनी नागरिक हैं उनके लिए जिंदगी कुछ आसान हो सके, अगले 2-3 दिनों में स्थितियां बेहतर हो सके। हालांकि रूस ने ये साफ कर दिया था कि बातचीत होगी भी तो उसके बीच भी हमले बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, हमले लगातार जारी रहेंगे। और आज जिस तरह से हमले किए जा रहे थे, आज खार्किव पर ज्यादा तेज हमले किए जा रहे थे, जिस तरह से आज एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करने की बात कही गई, उससे रूस की बौखलाहट भी दिख रही है। तो जंग के बीच बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत जारी है। यूक्रेन की तरफ से 3 लोगों का दल गया है बेलारूस बॉर्डर पर बातचीत करने के लिए, जिसमें जेलेंस्की के सलाहकार भी मौजूद हैं और साथ ही साथ वहां पर ये जो 3 लोगों का दल पहुंचा है वो लगातार रूसी डेलीगेशन से बातचीत कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रेजनिकोव भी वहां पर मौजूद है। और लगातार ये बातचीत जारी है। और बीके खन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम कोशिश करेंगे कि हम और समझ सके इन परिस्थितियों को। खन्ना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। देखिए, हम आज जो परिस्थिति देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध की स्थिति है, इसमें सभी ये कह रहे हैं कि हाँ, जेलेंस्की ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसके चलते आज ये इस परिस्थिति से उनका देश गुजर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि रशिया ने एक तरह से पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि रशिया ने जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। मैं 1994 का जिक्र यहाँ पर करने वाली हूँ, बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटीज का, जिसमें यूक्रेन के तमाम न्यूक्लियर वेपन्स को 94 से 96 के बीच तबाह कर दिया गया था। इस मेमोरेंडम के चलते कि यूक्रेन को सुरक्षा मुहैया कराएगा रशिया, इसमें रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका साथ थे। देखेगा इनफैक्ट वो 94 के बाद में और अभी में काफी टाइम हो गया है। उसके बाद में 2014 के अंदर आपको पता होगा कि क्रीमिया के अंदर से भी जो है अमेरिका ने इनिशियली जो है, अगर देखा जाए तो 1936 के अंदर जो है ये क्रीमिया उस टाइम के अंदर जो है यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था, और उस टाइम के अंदर ये जो है क्रीमिया को जो के लिए ये दिया गया था अंडर यूक्रेन के लिए। पर ये जब भी 2014 के बाद के अंदर इन्होंने ये कहा कि हम नेटो के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो और 2 के अंदर इनके जो हैं प्रोविंसेस हैं इनके अगेंस्ट हुए हैं, तो साथ ही क्रीमिया भी है इनके अगेंस्ट यूक्रेन में, तो इसी वजह से उन्होंने क्रीमिया के अंदर जो है किया है। तो वो जो 1994 का जो है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बुडापेस्ट का उन्होंने जो सिक्योरिटी वाला था, तो 2014 के बाद में जो भी ये आपस में जो हुआ है, उसके बाद में जो उसका कोई ज्यादा महत्व रहा नहीं है। हालांकि इंटरनेशनल मैं यहाँ पर
पर लॉ के 94 का मुताबिक तो नहीं जिक्र- करना चाहिए था, जी। पर तो पता है। खन्ना साहब, मैं 94 का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रूस अब न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा है। रूस अब अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की जो है पूरा सर्वे करने के लिए पुतिन जाने वाले हैं। न्यूक्लियर वेपन की धमकी यहाँ पर दी जा रही है। रूस ये भूल रहा है कि अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो यूक्रेन रूस के बगल में ही है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है रूस पर भी पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, यूक्रेन के न्यूक्लियर हथियार जो वेपन्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय करवाया गया इस ट्रीटी के तहत, इस मेमोरेंडम के तहत। इनफैक्ट ये जो अभी जो धमकी दी है या उन्होंने जो अपना ऑर्डर दिए हैं अपने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रहने के लिए जी। और वो जो ज्यादातर वार्निंग है सिर्फ नेटो के लिए है और यूएस के लिए है जी। और ये जो न्यूक्लियर अगर यूज भी कभी किया खुदा खास्ते होगा तो नहीं, 99.99% नहीं इस्तेमाल होंगे ये, पर अगर कभी जो हुआ तो वो इनके अगेंस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी अपनी फौज भी तो वहीं पर ही है ना। हाँ। तो ये न्यूक्लियर इस्तेमाल वहां पर कर नहीं सकते आपस में, मतलब जो एक दूसरे से है तो इसका इफेक्ट नॉट केवल रशिया को पड़ेगा पर इनकी अपनी जो फौज है वहां पर 2 लाख जो वहां पर है वहां पर हाँ। उनको भी तो पड़ेगा टेक्निकली। तो ये वहां पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और ये ज्यादातर जो उन्होंने जो किया है सिर्फ नेटो के लिए को धमकी देने के लिए, आप इंटरफेयर नहीं करना, हम मतलब इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, आप में अगर आए इसके अंदर है तो ये आपके लिए आगे करने के लिए तो तैयारी की है उन्होंने अपने लिए, और एक डेटरेंस है। तो ये माना जाए सर, खन्ना सर, कि कहीं ना कहीं यूक्रेन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी अब रशिया कोशिश कर रहा है और कुछ बौखलाहट भी रशिया में है, क्योंकि शायद रशिया ने भी नहीं सोचा होगा कि 5 दिन तक यूक्रेन जंग के मैदान में इतने डट कर खड़ा रहेगा। और दूसरा ये एक और चीज भी, अगर आपने अभी आप जो खबर बता रहे थे कि रशिया बोल रहा है कि कीवर्ड को यहाँ पर जितने भी हैं सिटीजन्स हैं यहाँ को छोड़ते चले जाओ। हाँ। और उधर से दूसरे अगर आप देखा जाए तो जो है यूक्रेन के कई लोग जो आए, खबरें जो आ रही हैं, कई जो है ज्यादातर यंग लोग हैं जिनके बच्चे हैं और वो बच्चे अपने दूसरे लोगों को दे रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं और आप वापस मतलब जो आ गए हैं उसके अंदर लड़ने के लिए। उनके एमपीज हैं, उनके हैं, उन्होंने कोई मतलब हर कोई एक हथियार दे दिया है। और ये जो लड़ाई अगर हुई है बड़े बड़े शहरों के अंदर अगर हुई तो वो एक मतलब जो है फाइटिंग इन द बिल्टअप एरिया, फिबुआ बोलते हैं उसके लिए, और फाइटिंग इन द बिल्टअप एरिया बिल्कुल अलग बात है। उसके अंदर ये जो हथियार हैं जैसे टैंक हैं या जैसे कि एयरपोर्ट अब बाई एयर है, मिसाइल्स वगैरह हैं, और वो इतने ज्यादा नहीं चलेंगे तो मतलब जो है कॉम्बैट फाइटिंग है आपस में करने के लिए, और वो एक किस्म से बॉक डाउन हो जाएगा रशिया अगर ये लड़ाई अगर सीट के अंदर हो गई है। तो इसी वजह से वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट कह रहा है ये कि आप छोड़ के चले जाओ ताकि वो एकदम से उसको कब्जा कर ले, और कब्जा करना अगर लड़ाई लड़कर करना है तो ये रशिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे रशिया इस जंग को लड़ रहा है इस पर मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। इस वक्त कुछ ग्राफिक्स के जरिए मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से निकलकर पड़ोसी मुल्कों में यूक्रेनी नागरिक शरण ले रहे हैं। जो खौफ का माहौल इस वक्त यूक्रेन में है उसमें तमाम लोग अब यूक्रेन से निकलकर पड़ोसी देश पोलैंड, हंगरी और रोमानिया की शरण ले रहे हैं। तमाम ये जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो पोलैंड का हो, हंगरी का हो या रोमानिया का, ये तमाम बॉर्डर्स पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है बॉर्डर्स पर कि बॉर्डर्स क्रॉस कर ले और उनको शरण मिल जाए। इस कदर खौफ और दहशत का माहौल है। 3 लाख से भी ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी राष्ट्रों की तरफ जा चुके हैं। हम बात करें रोमानिया, हंगरी और पोलैंड की, लोग अब यूक्रेन में सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि पुतिन ने भी, अब देखिए पुतिन ने आज ये भी कह दिया कि आप लोग कीव शहर को खाली कर दीजिए जो कि राष्ट्रीय राजधानी है, यानी कि आम नागरिकों भी अब खतरा है। इसीलिए तमाम लोग पहले इस खतरे को भांपकर बाहर निकल चुके हैं। अब देखिए इस मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमला रूस ने बोला है। रूस ने सभी तरफ से यूक्रेन को काट दिया है। देखिए यूक्रेन ने हमला किया है खार्किव पर, मारियोपोल पर, ओडेसा पर, चेरनिहिव पर, सूमी पर, कीव जो कि राष्ट्रीय राजधानी है, जायतुमर पर और टर्नोपिल पर। अब देखिए यहां मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि रूस ने क्या किया है। रूस ने देखिए अपनी सीमा की तरफ से पूरा हमला किया है, साथ ही साथ जो सीमा समंदर से लगती हुई है उस सीमा पर भी हमला किया है। देखिए क्रिमिया को पहले ही जो है क्रिमिया का विलय कर लिया था। क्रिमिया में 18% लोगों के पास
रूसी पासपोर्ट है। इसके अलावा ओडेसा में हमला किया, मारियोपोल में हमला किया। तो ये जो बॉर्डर है यूक्रेन का, जो समंदर से लगता हुआ है, उसे काट दिया गया है। यानी यूक्रेन को समंदर के रास्ते कोई मदद नहीं मिल सकती है। और साथ ही साथ रूस ने अपनी सीमा की तरफ से तो बहुत तेजी के साथ हमला बोला है। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि रूस पर जंग की क्या मार पड़ रही है। और रूस की जो करेंसी है रूबल, उसमें 30% तक की गिरावट देखी गई है। डॉलर के मुकाबले काफी कम हो गई है कीमत रूबल की। वहीं रूसी शेयर बाजार भी 40% तक गिर गया है। रूस में लोग खुद भी जो है विरोध कर रहे हैं पुतिन के इस हमले का। रूसी अरबपतियों को 126 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ रहा है। रूस पर दूसरे देशों के प्रतिबंधों का बड़ा असर पड़ रहा है। इकोनॉमी चरमराने की कगार पर आ सकती है। युद्ध खिंचा तो और भी नुकसान होगा। यूक्रेन लगातार डट के खड़ा है, लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक यूक्रेन खड़ा रह पाएगा, क्योंकि यूक्रेन की सैन्य क्षमता रूस के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन लगातार रूस के खिलाफ यूक्रेन डटा हुआ है। देखिए, पूरी कोशिश कर रहा है यूक्रेन कि रूस को रूस को रोके रखे और रूस के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे, लेकिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है यूक्रेन के लिए भी। और आज हमको कहीं ना कहीं जेलेंस्की की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसमें हमें ये दिखा कि कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव अब उन पे बढ़ने लगा है। खन्ना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खन्ना साहब, मैं बात कर रही थी मनोवैज्ञानिक युद्ध की, मनोवैज्ञानिक दबाव की, कि किस तरह से रूस मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है यूक्रेन पर। तो देखिए, रूस के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि यूक्रेन को एक दिन की जंग में हरा दिया जाए और कब्जा कर ले। अगर रूस पूरी ताकत के साथ हमला करे तो बहुत आसानी से यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। लेकिन रूस खुद का नुकसान भी होने दे रहा है कहीं ना कहीं। शायद वो ये चाहता है कि वो यूक्रेन में जो सरकार, दूसरी सरकार काबिज करेगा उस। और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। ये बेलारूस के बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर रूसी और यूक्रेनी डेलीगेशन के बीच बातचीत चल रही है। न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले न्यूज इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, बेलारूस के बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर रूसी और यूक्रेनी डेलीगेशन के बीच बातचीत चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत अहम ये बैठक है, पहले दौर की बातचीत ये है। युद्ध शुरू होने से लेकर आज 5वां दिन है युद्ध का, और आज ये बातचीत शुरू हुई है। बेलारूस के बॉर्डर पर यूक्रेन और रशिया के डेलीगेशंस मिले हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुछ सकारात्मक निकल कर आएगा इस बैठक से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेलारूस के बॉर्डर से। ये तस्वीरें जहां पर जेलेंस्की के जो सलाहकार हैं वो, और साथ ही साथ रक्षा मंत्री यूक्रेन के, वो भी इस डेलीगेशन में शामिल है। तो रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो गई है। बेलारूस बॉर्डर पर रूसी और यूक्रेनी जो डेलीगेशन है वो पहुंच चुका है, बातचीत शुरू हो चुकी है। इस बातचीत में क्या निकलकर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। खन्ना साहब, देखिए, बातचीत तो शुरू हो चुकी है, लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि मनोवैज्ञानिक युद्ध भी एक लड़ रहा है रूस यूक्रेन के खिलाफ। और कोशिश ये है, देखिए, रूस को अगर तबाह करना होता एक दिन में कब्जे में ले सकता था, लेकिन रूस ये नहीं चाहता कि जो आवाम है वो रूस के खिलाफ हो जाए या फिर जो नई सरकार आए उसके खिलाफ हो जाए। क्योंकि अगर एक बार में कब्जा हो जाता है तो देश प्रेम की, राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी यूक्रेन में। तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहता है कि देखिए, नुकसान मुझे भी हो रहा है और मैं आवाम की भलाई के लिए ही युद्ध कर रहा हूं, ताकि जो अगली सरकार आए उसके खिलाफ लोग ना हो जाए। मनोवैज्ञानिक लेवल पर कई जगह रूस ये युद्ध लड़ रहा है और बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से ये युद्ध लड़ रहा है। ये युद्ध होने से पहले जो है जेलेंस्की का जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत तो है कम थी यूक्रेन के अंदर। एक किस्म से लोग उसको हेट करते थे, पर जिस तरीके से जो उन्होंने हैंडल किया है यूक्रेन के अंदर ये पूरी स्थिति को, अभी जो है इस टाइम के अंदर जो जब उसने बोला कि मैं तो लास्ट रहूँगा जाने के लिए, और ख़ासतौर पर जब अमेरिका ने उनको कहा कि हम आपको बाहर निकालने के लिए प्लेन भेज सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप प्लेन नहीं, मेरे पास में एम्यूनिशन भिजवाइएगा, मैं यहाँ पर रहूँगा और यहाँ पर ही मरूँगा। और तो उसके बाद में जो है अब, और उसके साथ में ना केवल मैं जैसे पहले बता रहा था कि ना केवल खुद जो
प्रेसिडेंट है, उनकी कैबिनेट, बल्कि तो उनके जो ज्यादातर जो जितने भी सिटीज के अंदर खासतौर पर जो है लोग, और जो ज्यादातर उन्होंने बताया कि जो जिनकी उम्र 18 से 60 साल जी। है उसके अंदर है, वो ज्यादातर जो है वो फाइटिंग करने के लिए तैयार है। वो जो सोल्जर सिटीजन सोल्जर है ना, वो बन गए हैं के लिए। और हाँ। अभी जो है उनके पास में हथियार भी दे दिए गए हैं, ट्रेनिंग यस दे दी जा रही है उनके लिए। तो ट्रेनिंग के बाद में थोड़ा सा अगर मिल जाएंगे, और कल की खबर भी है जर्मनी ने भिजवाया कोई 1000। बिल्कुल खन्ना साहब, आपके पास हम फिर से लौटेंगे। ये बात आपने बहुत जो कही बहुत अहम है यहाँ पर कि जेलेंस्की की जो लोकप्रियता है, देखिए अपने उस सीरियल के बाद जो रियल लाइफ में प्रेसिडेंट जब बने तो जेलेंस्की 73% वोटों के साथ जीते थे, जो एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर होती है। इन्हीं तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है।